खबर में खुश आमदीद मेरे साथ मेरी बड़े सब्र में हूँ सईद काजी। कुछ खबरें। ख्वाजा हारिस साहब जो बहुत एक नुमाया मकाम रखते हैं कानून के हवाले से, वो अलग हो गए हैं साबिक़ प्राइम मिनिस्टर की लीगल टीम से। क्या कोई उनके अंदर इख्तलाफात और ये क्या मामला? उधर चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं वो अमरीकी सफ़ीर से तो मिल लेते हैं मगर मुनासिब नहीं समझते सदर पाकिस्तान से मिलना। ये क्या मामला है? और नवाज़ शरीफ साहब की वापसी, फिर वही क्या वो 2024 में तशरीफ़ लाएंगे या क्या होगा? और FPR में साबिक़ FPR के चेयरमैन कहते हैं 600 अरब रुपए की चोरी और डकैती होती है। और आज हम ये भी बताएंगे कि एक दवा जो लोगों के लिए बहुत हार्मफुल हो सकती थी वो कैसे उसको रिकॉल किया है और बॉडीज़ ने जो है उसको गैर मियारी करार दे दिया। इस पर बात करेंगे। बड़ी साहब हमारे साथ शायद मौजूद हैं अभी शहबाज खोसा साहब। जी आप मुझे सुन पा रहे हैं खोसा साहब? जी। ये फरमाइए कि ये जो लीगल टीम में आपके पास क्या अंदाज़ा है कि क्या कोई लीगल टीम में कोई आपस में इख्तलाफात हुए हैं जो हारिस साहब या ख्वाजा हारिस साहब अलहदा हुए हैं? नहीं सर, एब्सोल्युटली नॉट। ख्वाजा हारिस साहब पाकिस्तान के मायानाज वकला में से एक हैं, हमारे सीनियर हैं और हम उनकी हर किस्म की एडवाइस जो है और उनकी हर किस्म की लीड फॉलो करते हैं। वो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कोई और बात है तो मुझे मालूम नहीं, मगर बिल्कुल अभी तक तो हम एक दूसरे वेर ऑन द सेम पेज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहबाज साहब, गुजारिश है कि ख्वाजा हारिस साहब ने हमायूं दिलावर साहब ने जब F-16 से तेज़ रफ्तार में केस सुना, उसमें वो बहुत ज़्यादा पेश रहे और ख़ासी उन्होंने आर्गूमेंट से गुफ्तगू की। गो के लतीफ़ खोसा साहब मैं समझता हूँ पाकिस्तान के चंद बड़े नामों में से एक नाम है। ख्वाजा हारिस साहब का अचानक, क्योंकि माजी में वो किसी और जमात के भी वकील रहे, हाई कोर्ट में पेश ना होना पे कोई क्वेश्चन मार्क है। डू यू थिंक कि वो खुद अपनी मर्जी से हटे या इमरान और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साहब ने कहा मेरी टीम चेंज कर दे? नहीं सर, ये तो स्पेकुलेशन वाली बातें हैं। बहुत सारे केसेस हैं जो हमने भी दूसरी जमातों के लिए किए हुए हैं, बहुत सारी मुख्तलिफ जमातों के लिए किए हुए हैं और खान साहब के बहुत सारे केसेस में हम लोग भी पेश नहीं हुए। तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि कोई डिस्ट्रस्ट है। वो कन्वीनियंस है, कहीं वो पेश हो जाते हैं, कहीं हम पेश हो जाते हैं। ही इज़ अ वेरी एबल एंड अ वेरी लर्नड लॉयर और हम सब उनसे सीखते हैं। और अच्छा, ख्वाजा हारिस साहब तो एक बहुत बड़ा नाम है। बादियों नज़र में तमाम आईनी माहिरीन कल फरमा रहे थे, जैसे सुप्रीम कोर्ट में भी समाअत हुई, कि आज मुतवक्का तौर पर तवक्को की जा रही थी कि हाई कोर्ट से उनकी सज़ा सस्पेंड हो जाएगी, लेकिन इसे फिर कल पे डाल दिया गया और सुप्रीम कोर्ट का गैर मुआयना मुद्दत के लिए। क्या आप समझते हैं इलेक्शन कमीशन के वकील कोई ताहीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं? सर देखें, ये जो वकला होते हैं ये उनके हाथ में टूल्स होते हैं ये इस किस्म के, और यकीनन जब आप एक बंद गली में चले जाओ तो जो कमज़ोर साइड है वो उसके लिए ये भी एक अचीवमेंट होती है कि वो तारीख ले ले। तो ये बिल्कुल ऐसा ही किया जा रहा है। अगर वो इतने कॉन्फिडेंट हैं अपने केस पे तो उनको चाहिए कि वो उसको फौरन उसको आकर उस पर आर्ग्यू करें और उस पर डिसीजन करवाएं। जब एक साइड कॉन्फिडेंट नहीं होती तो फिर वो इस तरह के हरबे इख्तियार। आप आज अदालत में थे शहबाज साहब? आप अदालत में थे आज? नहीं सर, मैं आज केस में प्रेप कर रहा था। हमारी सरदार लतीफ़ खोसा आज आर्ग्यू कर रहे थे। अच्छा, ये बताएं कि ये क्या लूप होल्स हैं इसमें, ये जो केस है खान साहब, और ये क्यों आज उनकी ज़मानत जो है वो इस तरह नहीं हो पाई, हालांकि बहुत से लोग तो बेचारे कॉन्विक्ट्स जो हैं वो लंदन में घूम फिर रहे हैं? सर इस केस में एक्चुअली तो कुछ भी नहीं है। दिस केस इज नथिंग। अभी ये आपने देखा है कि ये बेसिकली एक तोशाखाना की शिकायत 6 MNAs ने की राजा परवेज अशरफ साहब को। उन्होंने आगे से उसको ECP को ट्रांसफ़र कर दिया। ECP ने उसमें एक लंबा चौड़ा हेयरिंग करने के बाद उसमें इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई कर दिया और इन द कंक्लूडिंग पैरा वो साथ ये भी लिख गए कि इनके खिलाफ फौजदारी मुकदमे भी कायम किए जाएं। अब डिस्क्वालिफिकेशन एक तरफ और फौजदारी मुकदमे एक तरफ। उधर से सेक्रेटरी जो है इलेक्शन कमीशन के ये जो पहला फैसला है इलेक्शन कमीशन का डिस्क्वालिफिकेशन का, इसके खिलाफ PTI के वकला लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करते हैं
और लाहौर हाई कोर्ट एक फैसला हुक्म इम्तना जारी कर देती है कि कोई कोअर्सिव एक्शन इमरान खान के खिलाफ इसके कॉन्सिक्वेंस में नहीं लिया जाएगा। अब यहाँ पर ये मामला हॉल्ट हो जाना चाहिए, मगर ये हॉल्ट नहीं होता। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को लेटर लिख देते हैं कि आप जो है जाकर इमरान खान साहब के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई करें सेशन कोर्ट में। अब सबसे पहली बात कि हुक्म इम्तना लाहौर का मौजूद है, लाहौर हाई कोर्ट का, ये ये कार्रवाई हो नहीं सकती, मगर ये हो जाती है। और दूसरी बात ये कि जो इलेक्शन कमीशन है वो ऑथराइज्ड है अंडर आर्टिकल 190 ऑफ द इलेक्शन एक्ट टू इनिशिएट प्रोसीडिंग्स, अगर कोई ऐसी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट भी करनी है। इस केस में सेक्रेटरी करते हैं ये इनिशिएट प्रोसीडिंग्स, जो कि इलेक्शन कमीशन नहीं है। इलेक्शन कमीशन का एक मुलाजिम है सेक्रेटरी, वो इनिशिएट कर देता है। सो अ नॉन कॉम्पिटेंट पर्सन फाइल्स अ कंप्लेंट, और वो कंप्लेंट किधर करता है, वो कर देता है सेशन कोर्ट में। अच्छा शहबाज साहब, इसका मतलब है बादी नजर में ऐसा लग रहा है कि आप ये समझते हैं कि खासकर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से कोई इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जबकि अगर हाई कोर्ट काबिल एहतराम में रोक देता है और इसके बावजूद उनका केस भेजना, आप इसको आईनी जुबान में क्या कहेंगे? सर ये मैलाफाइडे है सारी प्रोसीडिंग, ये मैलाफाइडे है। और ये बड़ा अफसोस की बात है कि वो जमातें जो कि ये खुद इस तरह के चीज़ें बर्दाश्त करती आई हैं, वो इस किस्म के टैक्टिक्स में पेश हैं। और ये इंतकामी कार्रवाइयाँ बिल्कुल हैं। ये एक फजूल सा केस है जिसकी मैक्सिमम सज़ा 3 साल है। अगर ये अपने मेरिट्स पर हो तो ये तो दरख्वास्त ही नॉन एस्ट है। दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन ने देनी थी, दरख्वास्त दी है एक उसके मुलाजिम ने, जो कि दे ही नहीं सकता, उसकी दरख्वास्त पे कार्रवाई हो ही नहीं सकती। और अगर वो दरख्वास्त देनी भी थी तो वो मैजिस्ट्रेट ने अंडर सेक्शन 190 ऑफ द CRPC उसकी कॉग्निजेंस लेनी है। और अगर वो सेशन कोर्ट के काबिल समात है तो वो सेशन कोर्ट को भेजेगा डायरेक्ट। तो एडिशनल सेशन जज या सेशन जज ये कंप्लेंट एंटरटेन नहीं कर सकता। अच्छा शहबाज साहब, थोड़ी सी आपकी मौजूदगी का फायदा उठा लेते हैं। तोशा खाना में मोहतरम साहब का हुक्मरान भी हजारों तोहफ़ लिए और पहला केस मेरी नज़र में ये आया है। और ये केस का फैसला मैक्सिमम कितने दिनों में हो सकता है? और हुकूमत कह रही है वो दीगर मुकदमा जो 170 या 80 हैं उनमें गिरफ्तार कर लेंगे। आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को बाहर निकलवाना आसान काम है? सर देखें, हम ये अदालतें बनी इसलिए हैं कि जहां स्टेट अपने जोबन पर इस तरह से नाइंसाफ़ी करना शुरू कर दे तो एक आम इंसान वो जाकर अदालत का दरवाज़ा खटखटाए और वहाँ से हसूल इंसाफ जो है उसको फराहम हो। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ कि 100 केस बनाए गए हैं। ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ भी इसी तरह कार्रवाइयाँ की गई। उससे पीछे बड़ी लंबी हिस्ट्री है हमारी। मसला सिर्फ ये है कि हम हिस्ट्री से सीखते नहीं हैं। जहाँ पर अदालतें तगड़ी होती हैं, देखें ना, कोई भी ये देख सकता है कि इमरान खान डिस्क्वालीफाई होने से पहले और वजीर आज़म जब तक था तब तक तो वो पाकिस्तान का वजीर आज़म था और बहुत अच्छा इंसान था। मगर अचानक कुछ सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं तो वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इश्तिहारी भी बन जाता है और सारे पाकिस्तान की जितनी भी बुराइयां हैं वो इमरान खान के ऊपर पड़ जाती हैं। तो ये कोई आम इंसान भी इसका फैसला कर सकता है। तो अदालतें तो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को देखती हैं, रोज़मर्रा देखती हैं। ये अगर अदालतें चाहें तो स्टेटस को एंटी कर सकती हैं। ये जो इमरान खान की बाकी केसेस में गिरफ्तारी डल रही है वो अदम पैरवी की वजह से, अदम मौजूदगी की वजह से डल रही है, बिकॉज वो पेश नहीं हो सक रहे। और वो पेश इसलिए नहीं हो सक रहे बिकॉज वो जेल में है। तो अगर वो अदालत इसी चीज को देखे कि यार ये तो जेल में है तो इसकी आप जो पुरानी हाजिरियां हैं वो आप एग्जेम्प्ट करें और वहीं से इसका सिलसिला सारे कोर्ट शुरू करें। तो इस तरह हम कह सकते हैं, माय लास्ट क्वेश्चन खोसा साहब, कि जो कंटिन्यूएशन है ये जो इमरान खान साहब के या जो भी PTI के हवाले से जो निगरान हुकूमत जो प्रोसीड कर रही है, तो वी कैन से इट इज़ कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस गवर्नमेंट एज फार एज दिस पॉलिसी इज कंसर्न। सर आई वुड लाइक टू गिव देम द बेनिफिट ऑफ द डाउट। अभी ये तो एक मोमेंटम चल रहा है पिछली गवर्नमेंट का, लॉ ऑफिसर्स वही हैं, वही मोमेंटम आ रहा है आगे की तरफ।
कुछ अरसे में ये मोमेंटम अल्लाह ताला करे कि इन लोगों को होश के नाखून आए, बिकॉज अगर इस तरह के केसेस में इन्होंने एक दूसरे को सजाएं देनी है तो फिर आपने जिस तरह कहा कि तोशा खाना की फहरिस्त तो भरी हुई है, फिर बहुत सारे तोशा खाना का तो हैं जी। जिन्होंने अच्छा नहीं, तोशा खाना में ना शहबाज साहब बड़ा दिलचस्प है, लोग गाड़ियाँ ले गए और इत्तेफाक से उसकी बड़ी डिटेल है। आपको याद होगा लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था 1947 से दे, उसकी बात को भी नहीं माना गया। कुछ अर्सा पहले उधर से सामान करोड़ों रुपए का लेके जाली सामान रखवा दिया गया, गड़ियाँ और कीमती हीरे जवाहरात, उनके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हुई। तो अच्छा चले मैं इससे सवाल आसान कर देता हूँ, जो 180 के करीब मुकदमात हैं तरीके साहब को, इसका मतलब है एक मुकदमे में रोजाना आप बेल लें तो ये तो 6 माह लग जाएंगे तरीके साहब के चेयरमैन को बाहर आते हुए। सर देखें, ये तो अदालत पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने आपको कहा कि एक दिन गुजरा और इमरान खान दुनिया का सबसे मोस्ट वांटेड इंसान बन गया, तो ये अगर अदालत इसको क्लियरली देखे, जो कि एक आम इंसान भी क्लियरली देख सकता है कि ये सारे मुकदमात सियासी बिना पर बनाए जा रहे हैं। और ये मुकदमात जो बनाने का मतलब ये नहीं होता कि इस बंदे ने ये किया है तो इसको अरेस्ट कर लो। ये तो एक स्टेट ने अपनी तरफ से एक वर्जन दे दिया कि जी ये इन जुर्मों में, जराइम में इमरान खान मुलव्विस हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि उसने ये किए हैं। अभी इसमें ट्रायल होगा, ट्रायल के बाद ये साबित होगा कि ये हुआ या नहीं हुआ। ये अरेस्ट बिफोर कन्विक्शन जो है, ये एक बड़ी एक्सट्रीम सजा है। आप किसी इंसान से उसका राइट टू लाइफ नहीं छीन सकते। आप खाम में अगर एक बंदे का एक झूठी FIR में नाम है, चाहे वो कॉग्निजेबल है, तो आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते। अच्छा सर, ये रहनुमाई फरमाएं, वो बात आपने बहुत अहम की। एक बंदे की 73 या 72 एज है, एक मुकदमा भी नहीं होता सारी उम्र 71 साल में, और चंद महीने में 180 मुकदमा दर्ज हो जाते हैं। तो क्या लीगल कोई ऐसी अदालत नहीं जो सारे केसों को एक जगह क्लब कर दे और देखे कि यार इस बंदे पर 71 साल में एक जुर्म नहीं हुआ, एक इस पे मुकदमा नहीं हुआ, और चंद महीनों में 180 हो गए? ये तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में नाम आना चाहिए। सर ये बिल्कुल वर्ल्ड में नाम आ रहा है, और हमेशा की तरह पाकिस्तान का बुराइयों में ही वर्ल्ड में नाम आ रहा है। ये हमें अपने सिस्टम को बदनाम कर रहे हैं इस तरह की हरकतें करके। ये किसी इंसान को और हर अदालत को ये बड़ी अच्छी तरीके से नजर आ रहा है कि ये हो रहा है, इसीलिए अदालतें फेवर भी देती हैं और इस तरह के मुकदमात में क्लब करके इकट्ठी कोश भी कर जाती हैं ये FIR। अगर ये तो इस तरह के साबित हो जाए कि ये मेलाफाइडे है और पॉलिटिकल मेलाफाइडे है, तो ये एक तारीख की मार रही है ये सारे। बहुत शुक्रिया बड़ी साहब, आपने कुछ और बहुत शुक्रिया शहबाज खुर्शीद साहब, बहुत आपने में एनलाइटन, थैंक यू वेरी मच। बड़ी साहब, आज मैं थोड़ी सी ना आपसे शरारत भी करना चाहता हूँ। हफ्ते का आखिरी प्रोग्राम है। मुझे कल एक चीज़ शमशाद अहमद साहब की मैंने देखी, जो हमारे एक्स हमारे सेक्रेटरी खारजा थे। उन्होंने बताया हमें कि जनाब जिस कोरिया में जिस बंदे के पास मोटरवे का ठेका था, उसको वहाँ सज़ा होगी, क्योंकि उसने उस पर इल्ज़ाम ये था कि उसने पाकिस्तान में भी किकबैक दी है और लीबिया में भी किकबैक दी है। ये मैं एक गुफ्तगू फिर मैंने और ये मकबूल जान साहब उनका इंटरव्यू कर रहे थे। मैंने कहा ये आपका ही है ना कोई शमशाद, यानी उन्होंने उस बंदे को अंदर कर दिया, उसका नाम भी कोई अच्छा सा था, चेयरमैन पता नहीं समथिंग, कि जिसने अब अगर PM साहब चाहें तो ये पता नहीं करा सकते कि यार वो कोरिया में क्या मामला हुआ, जरा सफ़ीर से पूछे और किसको किकबैक दी थी उसने। काजी साहब आप बड़े शरारती हैं। आपने कहा हफ्ते का आखिरी प्रोग्राम है, अल्लाह करे ये ज़िंदगी का आखिरी ना हो, लेकिन अगर वो बाकी तो अल्लाह नहीं, हम सब का ना मतलब कुल्लो नफ्स ज़ाइक़ातुल मौत। हफ्ते का आखिरी प्रोग्राम कुछ लोगों की ख्वाहिश है ज़िंदगी का आखिरी, अल्लाह ना करे। एनीवे, काजी साहब उधर कमीशन लें तो आपको जेल हो जाती है, इधर कमीशन लें तो आपको अहम तरीन ओहदा मिला जाता है। मैं फिर फ्लैट भी मुबैना तौर पर जो इल्ज़ाम चल रहे हैं कि लाहौर मोटरवे की मेहरबानियों से हुआ है, इधर पाकिस्तान में आज तक खुद मोहतरम मुस्लिम लीग नून के कायदीन, मोहतरम पीपल्स पार्टी के कायदीन और PTI के कायदीन एक दूसरे पर अरबों रुपए के करप्शन के इल्ज़ाम लगाते रहे। खुद लगा ये आसफ अली जरदारी पर 10% का इल्ज़ाम हमने नहीं लगाया, नवाज शरीफ साहब ने एंड कंपनी ने, और उन्हें मोदी का यार। मुझे ये बताया किसी एक को सजा हुई आज तक? ये जो बड़े शराफी है, जो एलीट कैप्चर है, जिनके लिए $5000 का भी हो जाए तो मैटर नहीं करता,
ये कानून आप मेरे लिए है इस मुल्क में। मैंने कहा मैं जरा एक टिट बिट के तौर पे मतलब थोड़ा सा मैं ये हो सकता है निगरान हुकूमत इस चीज पर गौर करे, क्योंकि उन्होंने तो अपने आप को साबित करना है। मैं गैर जानिबदार हूं, मेरा किसी सियासी पार्टी से तल्लक नहीं, कि वो ये भी चीज खोल ले कि यार नैब अमेंडमेंट में एक तरफ आपने हजारों लोगों को बेगुनाह कर दिया जिन पे अरबों रुपए केस थे, और एक शख्स को नैब में पकड़ लिया। और ये जो माजी में वो चौधरी शुजात हुसैन जो कहते थे कि नैब एक लॉन्ड्री है या एक मतलब सफाई करने का, वो गलत कहते थे या सही कहते थे? नहीं किया उन्होंने, नैब ने किया है। अच्छा चलें अब आगे चलते हैं, फुटेज हम चला। साहब एक दफा मोहतरम शाहिद हकान अब्बासी साहब ने फरमाया था पाकिस्तान और नैब तरक्की नहीं कर सकता। अब शाहिद हकान अब्बासी साहब नहायत काबिल एहतराम, वो बातें तो सच्ची कर जाते हैं वैसे, लेकिन बात तो सच है। मगर लेकिन आटे में उन्होंने कहा, उन्होंने दिहाड़ी लगाई, उन्होंने ये बताया कि ये सबसे ये बुरा तरीन दौर था, ये बातें तो उन्होंने की। मगर ये मुझे बताइए, तस्वीर देख रहे हैं, ये डोनाल्ड ब्लूम है, अगर मैं गलत नाम उनका नहीं ले रहा तो, ये जो सफ़ीर हैं इनसे वो मिलते हैं। भट्टी साहब कभी इंडिया का भी सफ़ीर मिलता अपना इलेक्शन कमीशन मिलता? मुझे ये मगर सदर साहब से नहीं मिले, यानी पूरा सवाल कर रहा हूँ आपसे। एक मैं गुजारिश करूँ, एक जो मोहतरम चीफ सिलेक्शन कमीशन, वो माफ़ी चाहता हूँ, इलेक्शन कमीशन सिकंदर राजा साहब गालबन, इनका नाम है। राजा तो राजे होते हैं ना, दिलों में भी राज करते हैं और कई नहीं राज करते। मुझे पाकिस्तान में वो बताएं सदर के ओहदे की जो अब तकीरी की जा रही है, वो चीफ सुप्रीम कमांडर हैं, आईनी ओहदा है। वजीर आजम घर जा सकता है, वो नहीं जा सकते। सुप्रीम कोर्ट उनको बुला सकती है, वो सदर को, प्राइम मिनिस्टर को बुला सकती है, प्रेसिडेंट को नहीं बुला सकती। ये सिलेक्शन मतलब माफी चाहता हूँ, अमेरिका से इन्होंने वीजा लेना था, इनका उनसे क्या काम है मुलाकात करना? और सदर जिन्होंने तारीख देनी थी, जिसे अमेंडमेंट किया गया आखिरी दिनों में, अमेरिकन सफीर से इन्होंने लतीफे सुनाए होंगे। इलेक्शन शिफाफ सुना, उन्होंने कहा है कि इलेक्शन शिफाफ करवाएं इनसे। वो करवाएंगे तो शिफाफ होंगे ना भाई, वो तो इलेक्शन ही नहीं करवा रहे। मेरा ख्याल है आप आजकल टीवी नहीं देख रहे, जहां तक मुझे याद है उन्होंने फरमाया 15 जून तक तो नहीं हल्का बंदी, 14 दिसंबर तक। वो तो पंजाब में होगा 3 माह में इलेक्शन। तो इस इलेक्शन कमीशन की मदेदारी की बात है। ये तो अमेरिकन सफीर से कैमरे में तस्वीर आ गई, सदर के खत का उन्होंने जवाब दे दिया। मेरा ख्याल है सदर के ओहदा इस तरह बेतुकीर हुआ, मेरी अपनी राय है, लेकिन वो बेहतर समझते हैं। लेकिन आपको पता है पिछले 5 दिनों में इस्लामाबाद के हमारे कई साफ़ी भाई, जिनसे 2 से मेरी बात हुई, एक सीनियर एंकर से, इनकी कुछ सियासी और कुछ गैर सियासी लोगों से भी मुलाकात हुई, लेकिन बड़ी साहब उसकी फुटेज नहीं आई। मैं एक और आपसे बात करना चाहता हूँ, और बड़ा फख्र होता है इस बात पे हमें पाकिस्तान में, कि हमारी सहाफ़त में कुछ ऐसे सतून भी हैं जिन्हें पहले पता चल जाता है कि जनाब ये जवाब देंगे और सदर साहब से वो मुलाकात नहीं करेंगे। इतने बड़े साफ़ी कैसे? बड़ी साहब किसी इंडिया में, अमेरिका में तो नहीं है। नहीं देखे, उसकी वजह ये है, आज मैंने एक बयान देना है बरोज जुमेरात, बुध को मुझे कोई हदायत आती है, सुबह काका तू है बोलना है, काजी साहब ने प्रोग्राम में कहना, काजी साहब ऐनक तो बड़ी अच्छी लगाई है, तू जो सदर का लेटर है ना, मिसाल दे रहा हूँ मैं, खुदा ना खासा मौजूदा ला से कोई वास्ता नहीं, आपने इसे रिफ्यूज़ कर देना। उधर वो कहता नहीं सर, सदर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, वो प्रेसिडेंट ऑफ माल्टा नहीं है, प्रेसिडेंट ऑफ इथोपिया नहीं है। वो कहता है सोरे हम इसको टेकल कर लेंगे, डोंट वरी, आपने रिफ्यूज़ कर देना। तो फिर कुछ लोगों को ये बातें, हर एक के अपने सोर्सेज होते हैं, पता चल जाता है। नहीं बट साहब, मैं जो है ना, हमारे यहाँ साफ़त जितनी अपराइट रही है, और ना इन्होंने कभी तोशा खाने से कोई चीज़ ली है, ना कभी फेवर ली है। अगर मैं आपको साबित कर दूं तोशा खाना में कुछ साफियों ने चीजें ली हैं, तो फिर मुझे गुरु मान जाएंगे? नहीं, मैं साबित करूंगा, ना दिल नहीं मानता इतने अजीम लोग ऐसी हरकत कर सकते। अच्छा, मैं साबित देता हूं कि जब कुछ लोगों ने कहा कि जब सदर आरफ अलवी साहब ने ट्वीट किया, जब उन्हें चीट किया गया, एतजाज हसन के मुताबिक धोखा दिया गया, उनको बताया तो नहीं बनाना कि सदर रिजाइन दे दे, ऐसी साबित भी तो हो रही है ना आज। नहीं, सदर आईनी ओहदा रिजाइन दे दे, इख्तियारी मुजरम अगर कोई मुल्क से, लंदन से बाहर, उसकी मर्जी आए ना आए। नहीं, वो तो सारे कॉलिंग दी शॉट्स फ्रॉम देयर। लेकिन बड़ी साहब, एक जो आपने जो खबर दी थी, मैं समझता हूँ उसको थोड़ा एम्फेसाइज करने की ज़रूरत है। मैंने आज तक कोई नोटिफिकेशन नहीं देखा कि जिसके नीचे प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के साइन हो। एक सेक्शन अफसर जो है लिखता है, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर इज प्लीज टू डू सो एंड या पॉइंट दिस, या तो वो और ये सवेरे बच्चे जमूरे जिसे कहते हैं, जमूर से ना, ये सवेरे मतलब है कि हम साफत के जो मीनार हैं, मीनार क्या कहते हैं, वो आके कहते हैं जी इस्तीफा दे दो।
ऐसा कैसा गुजारिश है, आज मैं मोहतरम सरफराज शाह साहब से मिलने गया था, क्या आला हस्ती है माशाल्लाह, आपसे भी वो आप भी जानते मेरे हैं। बड़े उन्होंने कहा इंशाल्लाह हालात, मैंने कहा जनाब जो बात करता हूँ वो बंदी आ जाती है, वो मुझे बता दें। उन्होंने कहा अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छा, दूसरी बात, मज़ेदारी की बात बताऊं काजी साहब, तोशा खाना में से जाली चीज़ें लेके, ओरिजिनल चीज़ें लेके जाली रखी गई और पूरी हुकूमत को पता है, उनमें से कोई नाम नहीं आया। मुझे खबर देने पर मेरे पाबंदी है, टू बी फ्रैंक, साफ जो सी बात है। सदर वाले मामले में सबरी कहाँ है, ये पता किया जाए किसने फाड़ी, किसने कहा दराज में रख दो, बाद में बात करेंगे। सदर 2 दिन सीनियर सहाफियों, महर बुहारी नहायत काबिल एहतराम मोतबर नाम, और हामद भी, उन्होंने कहा सदर 2 दिन अपने स्टाफ से पूछगिछ करते रहे, पूछगिछ में जो जो इंकशाफ हुए वो तो सदर साहब खुद नहीं कह सकते, तो मैं क्यों कहूं, पागल हूं। चलें आप भी ना तो कैसे तुम मैनू गड्डी दसो ना, ट्रेन दे के क्यों धक्का दे रहे हो? नहीं मैं नहीं, अल्लाह ताला आपको दे रहे, मगर चले थोड़ी बात तो हम कर सकते हैं बट साहब, इतनी थोड़ी कराए, क्योंकि सच वो जो पिया मन भाए, सच वो नहीं जो हकायक पर हो। हाँ जी। लेकिन बटी साहब, अगर हमने ब्रेक पे आना है, बड़ी अहम खबरें हैं शिद के महाज पर, फिर हम एक और स्टोरी भी करेंगे कि किसी को कत्ल करना तो ज़ाहिर है बहुत बड़ा जुर्म है, मगर जो हम खामोशी से कत्ल कर देते हैं जाली अद्वियात से, जिनका जिक्र कैसा। ब्रेक से पहले अब मोहतरम चीफ इलेक्शन कमीशन साहब का राइट है जो मर्जी फैसला करें, सदर पाकिस्तान से मुलाकात नहीं करते, अमेरिकन सफ़ीर से मुलाकात करते हैं। अगर मेरा कोई रेफरेंस उन तक पहुंच जाए चीफ इलेक्शन कमीशनर से, अमेरिका का वीज़ा 2-3 बंदों का लग सकता है, मल्टीपल 5 साल। बड़ी साहब आपका वैसे ही लग जाएगा, फिक्र न करें, लेकिन असी लुवा के करना, हम हमारा जीना मरना तो इसी ज़मीन और धरती में। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, बड़ी अहम खबरें हमारे साथ रही। वेलकम बैक। बड़ी साहब, इस कदर मसाइल हैं, अभी इस पे भी हम बाद में बात करेंगे। लोग बिल बिला रहे हैं, बिजली के बिलों पे आग लगा रहे हैं, मगर हमारा सबसे बड़ा अहम मसला है कि मियाँ साहब कब तशरीफ़ लाएंगे, 2020 यानी 24 में आएंगे या नहीं आएंगे। ये कितना अहम कौमी मसला है आपके ख्याल में? काजी साहब, बज़ाहिर तो मुस्लिम लीग नून की जमात कमो बेशतर उनकी 2 दर्जन से ज़्यादा डेटे दे चुकी हैं, आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, परसों आ रहे हैं। खुद टीवी पे 100 मौजूद है और आपने चलाए भी हैं और हम सब ने चलाए हैं। 16 माह उनके भाई रहे, वो तशरीफ़ नहीं लाए। उनकी मर्जी की सारी ब्यूरोक्रेसी आई, वो तशरीफ़ नहीं लाए। अब मेरा ख्याल है वो 31 फरवरी 2030 को आएंगे। उनकी एक शर्त है, आज आप उनकी ये शर्त पूरी कर दें, उनकी सजा माफ़ कर दें, उनके आए बगैर। अच्छा, पहले ही आए बगैर। मैं आपको ये बता रहा हूँ जो लंदन प्लान है, मैं अपनी नहीं ख्वाहिश बता रहा। नंबर 1 बात, तमाम सजाएं माफ़ कर दें, एक बहुत बड़ी मकबूल तरीन जमात के लीडर को सियासत से आउट कर दें, तो वो आ जाएंगे। अदरवाइज मुझे बादिउल नज़र में वो जल्द आते हुए नज़र नहीं आ रहे। जहाँ तक डेटे अनाउंस कर रखा है, पाकिस्तान उनका है, नवाज शरीफ इस मुल्क के सियासतदान है, हमारे लिए काबिल एहतराम है। उन्हें रोका किसने हुआ अभी तक आने से, मुझे ये बताएं। अच्छा, एक कुछ ट्वीट्स भी हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा की, बड़ी दिलचस्प, तुम्हें नहीं कहना चाहिए मुझे, बहरहाल ज़ाहिर है उनकी तरफ से आ रही हैं। कानून और इंसाफ के चेहरे को सास और बच्चों की खातर मसख करने पर उमर अता बदियाल साहब अपने लिए तारीखी बदनामी साथ ले जा रहे हैं। इसका जवाब उनको देना पड़ेगा या फिर साकिब निसार की तरह दुनिया से मुँह छुपा कर सारी ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। दूसरा, इंसानी तारीख का अजीब व गरीब तरीन मुकदमा, कानून और इंसाफ बमुकाबला सास के जज्बात। अब उधर देखे तो थोक पे पर्चे हो रहे हैं, इधर जो मर्जी सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं। मैं तो मोहतरमा मरियम नवाज साहबा का बहुत ज़्यादा फ़ैन, हम भी हैं। हमने उन्हें रिक्वेस्ट भी करनी है कि वो अगर हमें इंटरव्यू दें तो हम उनके हमारे लिए बड़ी इज्जत की बात होगी। उन्होंने साकिब निसार और उमर अता बंदयाल का नाम लेके उन पर तनकीद की। इन पर इल्ज़ाम किया वैसे वो जो एक ऑडियो मुबैना आई थी कि वो सास और बहू बातें कर रही थी इसी केस के बारे में, साकिब निसार पे क्या है पता नहीं क्या है। वो एक तो साकिब निसार हर जुमे जाके मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, 10 जगह उनको मैंने जाते हुए देखा, 10 जगह। खुद मैं सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा। दूसरी बात,
वो साकब निसार साहब पे भी तनकीद करती हैं मोहतरमा, आसफ सईद खोसा साहब पे भी तकरीर करती हैं मोहतरमा तनकीद, और उमरताब बदयाल साहब भी, और सजाद अली शाह पे हमला। उनसे सिर्फ एक अदब से एहतराम है, मरियम नवाज साहब आप पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, बड़ी लीडर हैं, हम आपको बहुत शौक से और बहुत ज़ौक़ से देखते हैं। एक शख्स था जिन्हें सज़ा हुई सुप्रीम कोर्ट से, वो जेल में थे, जेल से वो सर्विस अस्पताल गए, उनकी साहबजादी को उनकी उसके मारदरी कर दी, और उसको उनको एक एफिडेविट पर 50 रुपए के उनके भाई के लंदन भेज दिया गया। उन जज साहब के बारे में इनकी क्या राय हो सकती है? मतलब आप जैसे पढ़े लिखे लोगों से तो मैं रहनुमाई लेता हूँ। देखिए जी, हमारे लिए तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है, चाहे हम उससे एग्री करें या डिसएग्री करें, मिसाल के तौर पर मैं पर्सनली एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, जो हुदैबिया पेपर मिल का फैसला था उस पर हमें अगले चीफ जस्टिस साहब ने पाबंदी भी लगा दी थी, हम उस पर बात करते भी नहीं हैं, मगर ये मेरा कानूनी और आइनी राइट है कि मैं किसी फैसले को गलत कहूँ। जज साहब पे बात किए, हम तो सिविल जज, लेकिन साहब मुझे आप बात नहीं टालेंगे आज, थोड़ा सा जरा आर्गूमेंट, क्योंकि सुनने वालों को आसानी हो। 4 चीफ जस्टिस साहबान, मौजूदा चीफ जस्टिस समेत सख्त तनकीद की जा रही है, सख्त। जो यार कईयों पे तो नहीं भी हुई, रफीक तारड़ साहब पे तनकीद हुई, वो जो गवर्नर थे अपना सिंध के, क्या नाम था उनका, अल्लाह ताला उन्हें गरीब के रहमत करे, दोनों को बल्कि करे, तो वो जो गवर्नर बनाया था वो जो मेरी वो जो कोयटा फेम थे, आप बकौल इनके कि उमरताब कईयों को सेनेटर भी बनाया गया जजेस को, बकौल उनके। अच्छा एक स्टोरी रह जाएगी बड़ी, नहीं सिर्फ 30 1 मिनट जरा काई साहब, जरा लोगों स्टोरी कोई बात नहीं, असल बिजली की है वो हम आते हैं। काई साहब बकौल इनके के उमरताब बदयाल साहब तरीके इंसाफ के लिए सॉफ्ट कार्नर रखते हैं, इसी तरह की बातें कहना है। ये कैसा सॉफ्ट कार्नर है कि 180 मुकदमा दर्ज हो गए, 2 कातलाना हमले हो गए, उनके घर पर हमला हो गया, और साबिक तरीके इंसाफ के चेयरमैन की दरखास्त पर तो पर्चा नहीं हुआ, और वो एक ऐसे तोशाखाना केस में अंदर है जिसके उन्होंने पैसे दिए और तोहफा लिया, और जिन्होंने उससे अरब करोड़ गुना ज्यादा तकायफ लिए, उन्हें किसी पे केस नहीं चल रहा। अच्छा ठीक है, ये लाड़ले होते हैं, एतजाज है, सब कहते हैं एक फैमिली लाड़ली है। अगर मरियम नवाज साहबा हमें इंटरव्यू देना, मैं उनसे यही गुजारिशात करूंगा कि इस तारीख को फलां बंदे को रिलीफ मिला, मुझे पाकिस्तान में 76 साल हो गया, कौन सा वज़ीर आज़म है जिस पे आज तक सबसे ज्यादा मुकदमा दर्ज हुए, उसका नाम बताएं। जाहिर है PTI के जो चेयरमैन हैं, लेकिन बड़ी साहब अब आपने 1 मिनट कहा था, मैंने 30 सेकंड इस मुल्क के अवाम के लिए लेने हैं, और मैंने दरख्वास्त करनी है प्राइम मिनिस्टर साहब से। मेरी मुलाकात है, और मैंने पाकिस्तान से इतना प्यार करने वाला शख्स मुझे कम मिला, और मेरी मुजीबुर रहमान शामी साहब के घर डिनर पे उनसे मिला। हजूर आपसे एक दरख्वास्त है, आप 3 महीने रहें, 6 साल रहें, एक तो 93 से लेके अब तक के जो मुआहदे हैं बिजली के, उनको पब्लिक कर दें, और साथ ही अपने सफ़ीर से कोरिया में कहें कि कोरिया में डायवो का चीफ जो अंदर हुआ था, उसने किक बैक किसको दी थी, चले उन्हें ना कहें, शमशाद अहमद जो हमारे सेक्रेटरी खारजा थे, जिनका मैं ये क्लिप देख रहा था, उनसे बुला के पूछते हैं, आपको तारीख तो याद तो रखेगी एज PM पाकिस्तान, मगर ये भट्टी साहब आप मानते हैं अगर ये 2 काम कर जाएं तो ये है वो असल इशू, और ये है वो असल तहरीक जो बन रही है, बाकी सारे इशू। काजी साहब, आज दर्जनों शहरों में बिजली की बढ़ती हुई, जिससे 90% आबादी कीमत नहीं दे सकती बिजली के बिल, आज दर्जनों शहरों में एहतजाज हुआ। मुझे खदशा है ये एहतजाज खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, वतन अजीज के हर शहर और गांव में फैल जाए। बिजली लोग नहीं दे पा रहे, असल फैल रहा है, इसको रोके, अल्लाह का वास्ता रोके, साहब को छोड़ दे। भट्टी साहब, मैं आज आपको छोड़ दे, आप बड़ी खबरें देते हैं ना, आज मैं एक आपको खबर देता हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा। मैंने जब ये स्टोरी की आज से 4 साल पहले एक चैनल पे, तो मुझे एक पैगाम आया, और मेरे एक साथी को एंकर के जरिए आया कि काजी साहब से कहें हमारी किसी तरह माफ़ी हो सकती है। तो मैंने कहा नहीं, जब स्टोरी आएगी, हमें इदारा इजाज़त देगा और इखलाक और कानून इजाज़त देगा तो हम स्टोरी करेंगे। मैं उस बंदे की बात कर रहा हूँ जो बहुत बड़े टाइकून है इस मुल्क के, और मैं कह इस मुल्क को माफ़ कर दे। काजी साहब 4 साल पहले आप जन्नत में रहते थे, आज स्टोरी दे के दिखाएं, मैं मान जाऊँ। आप 4 साल पहले तो आप जन्नत में रहते थे। बहरहाल हाँ, ये अच्छा बड़ी साहब, ये जो हमने दरख्वास्त करनी है उनसे कि 93 से लेके अब तक के मैदान, मैं आपकी थोड़ी सी कर देता हूँ, नेट पे जाके
फाइनेंशियल टाइम्स की साइट पे जाके 2012 की स्टोरी निकालें जिसमें लिखा हुआ था, जिसकी हेडलाइन मुझे आज भी याद है, पाकिस्तान एनर्जी क्राइसिस अ केस ऑफ फेल्ड प्राइवेटाइजेशन। उन मुआहदे निकाल के बताएं और ये ले बैठेगा वो को भी बेचत को भी। वो नहीं होगा जिन्होंने IPP से महंगे मुआहदे किए, इमरान खान साहब की भी हुकूमत रही, कुछ नहीं किया उन्होंने, पीपल्स पार्टी नून, उन्हें नहीं होगा। लेकिन एक बात है, हमारे एहतजाज कर रहे हैं जो बिल ज्यादा आने पर, ये करे लेकिन अमले को ना मारे, तोड़ फोड़ ना करे। खुदा का वास्ता है, जिनकी आप अमले को मार रहे हैं वो भी हमारे भाई हैं। के इलेक्ट्रिक के साथ ये वाकया हुआ और उसको हम मजम्मत करते हैं, वो आपकी तरह हमारे भाई हैं, मुलाजिम है वो आपकी तरह मुलाजिम है वो। ये देखे ना, एक गेट को पत्थर मारना, सरकारी अमलाक को नुकसान चुकाना, यहाँ किसी प्राइवेट साइकिल को भी, ये किस चीज का ये तशद्दुद नहीं होना चाहिए, पुरअमन एहतजाज करें। और लेकिन काजी साहब, मैं एक बात बताऊं, मुझे खदशा है कि अगर हुकूमत ने फौरी तौर पर बिजली की बढ़ती हुई कीमत को कंट्रोल या कम ना किया तो प्रोटेस्ट पुरअमन पूरे पाकिस्तान में फैल सकते हैं। इसके खदशे बहुत ज्यादा। हर दूसरा आदमी, मेरे ख्याल में आप सड़क में चले जाए, हर दूसरा आदमी आपको बिल का कहेगा जी मैं नहीं दे सकता, बच्चे बेच के भी नहीं दे सकता। इसको हम सरकार से दरखास्त करते हैं, ये इस बिजली की एनर्जी पॉलिसी को रिविजिट करें, इसके मुआहदे खोलें, ये सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएं। मेरी डॉक्टर इकरामुल हक से बात हुई थी, आप इंटरनेशनल मुआहदे जो अगर वतन अजीज़ के मफाद के खिलाफ हुए हैं उन्हें भी रिवोक कर सकते हैं। एवो मोरालेस ने किए, वेनेजुएला में किए, जो था क्या नाम है, एक और मुल्क है इसका, एक्वाडोर के प्रेसिडेंट ने किए, तो हम क्यों नहीं कर सकते? साहब, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, जो निजी बिजली घर हैं जो पाकिस्तान की जेबों पे डाके मारते हैं, उन्हें सरकारी तहवील में नहीं ले लेना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? मैं आपको अब एक खबर और देता हूँ। एक चैनल के मालिक बहुत बड़े माशाल्लाह और मेरे बड़े प्यारे दोस्त भी हैं, मैं उनके यहाँ काम करता था। उन्होंने मुझे एक दिन बुलाया, मुझे मेरी किसी ने शिकायत की, उन्होंने कहा जी आप काजी साहब ये क्या रॉटन स्टोरियाँ देते हैं, गली सड़ी स्टोरियाँ देते हैं। मैं कहा जनाब कौन सी गली सड़ी स्टोरी मैंने दी है? उन्होंने कहा जी ये आपने कहा कि बिजली का सेक्टर जो आप एक दिन में ठीक कर देंगे। मैं कहा हाँ जी मैंने कहा है, बल्कि आपने कहा था। मैं क्या हजूर मैं नाम नहीं लेता, आपने फलां दिन कहा था कि इनको एक बार तो नेशनलाइज करना पड़ेगा। तो राटन मैं नहीं हूं ना, मेरी स्टोरी है। जनाब के पास जो बंदा आया था वो राटन है, वो गला सड़ा है और ये जमाना राटन होगा। मगर आज क्या है ये आपके सामने। और मैं ये कह रहा था ना बड्डी साहब, 10 दफा मैंने आपको कहा ये सारे पॉलिटिकल स्क्रिप्ट उड़ा के ले जाएगा आपका मैशत का स्क्रिप्ट। तो इसको इससे पहले कि हमारे हाथ से, हमें मुल्क में अमन व अमान चाहिए और बिजली के बिल और एक आम इंसान की जेब में एक रिश्ता बनाएं। वैसे काजी साहब, मैं एहतराम से, मुझे ऐसा लगता है बादिउल नज़र कि मौजूदा हुक्मरान को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं कि बिजली के बिल का तूफान किस तेज़ी से पाकिस्तान में फैल रहा है और उसे रोकना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। जिस तरह कीमतों में इजाफा है, डू यू थिंक इस तरीके को रोक सकेंगे? मैं चाहूँ कि अगर हुक्मरान चाहें, नेक नीति हो, निज़ाम से टकी जरूरत हो और निज़ाम को दुरुस्त करने का इरादा हो, तो काकड़ साहब आप ये कर सकते हैं। आपको पता है IPP है किन किन के? मैं अभी आपको बताता हूं, बल्कि जाते जाते मैं आपको ये भी बताऊं, मैंने एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट से पूछा कि IMF जब पैसे देता है तो ये शर्त क्यों लगाता है कि पहले इनके पैसे दो, IPPs के नाजायज पैसे दो। पता चला IMF के एक झैली इदारे ने भी यहाँ दिहाड़ी लगा रखी है और उनके भी IPPs है। बहरहाल ये कहानी कहाँ तक जाती है, ख्वाजा आसिफ बड़े प्यारे आदमी मुझे याद आते हैं, वो कहा करते थे जब खुद वजीर बराए पानी और बिजली थे, ये बिजली नहीं बन रही, डकैती हो रही है, ये उनका कहना था जब वो इंचार्ज मिनिस्टर थे। एक और खबर, ये दवाइयों के महाज पर हमारे साथ क्या हो रहा है, कौन मौत बांटता है, ये क्या सिलसिला है, बताएंगे एक ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। एक डॉन में स्टोरी छपी, उसमें कोई हमारी एक्सक्लूसिव स्टोरी नहीं है, जिसमें एक दवाई को रिकॉल किया और रिकॉल किया गया और उसमें कुछ ट्रेसेस पैरासीटामोल के पाए गए। जो कंपनी वाले हैं वो कहते हैं जी इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे साथ एक इंतहाई अहम इस हवाले से शख्सियत जो पाकिस्तान के चीफ ड्रग इंस्पेक्टर भी रह चुके हैं और इंटरनेशनल लेवल के एक साइंटिस्ट हमें ये बताएंगे। ये बताइएगा डॉक्टर साहब, ये आपने भी खबर देखी होगी कि ये इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, ये बेज़रर सा मामला है या ये कोई बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकता है इस तरह की दवाई जो है? काजी साहब बहुत शुक्रिया, आपने मुझे याद किया। ये बेज़रर सा मामला नहीं है, जितना मामला ख़तरनाक है उससे ज़्यादा जो है उसकी सोच ख़तरनाक है। किसी भी दवा के अंदर दूसरी दवा की आलूदगी, जिसे आप कंटेमिनेशन कह रहे हैं, वो इंतहाई हौलनाक सूरत हाल रखता है।
इसमें जब लोगों को नुकसान जो पहुंचता है, जिसमें मौत तक वाक़या होती है, इसकी आवाज़ नहीं आती। जिस तरह आपके कल 8 लोग हवा में मुअल्लक़ थे, इस तरह बैजेस में अगर कंटेमिनेशन हुई, एक दवा में दूसरी दवा चली गई, या दवा में जरासीम चले गए, या दवा में जहर चली गई, ये जो कंटेमिनेशन है इसे हम आलूदगी कहते हैं, इसे हम नजासत कहते हैं, इसे हम गंदगी कहते हैं, और इसे जो है हम इम्प्योरिटी कहते हैं। तो दवा तो प्योर नहीं रही, आपका क्लेम वो नहीं रहा, जो आपका वादा था आवाम से वो तो नहीं रहा। वो कैसे गई, और क्या ज़रूरी है कि पैरास्टामोल गई है? आपकी कंपनी में और बहुत सारी दवाएं बनती हैं, आपकी कंपनी में क्यूटापिन बनती है, आपकी कंपनी में मोंटेल्यूकस बनता है, आपकी कंपनी में वारफरिन सोडियम बनता है, क्लोनाज़ेपाम बनता है, कहीं किसी और के ट्रेसेस ना चले गए हों। अगर किसी और के ट्रेसेस चले जाएंगे तो जो असरात हैं वो हौलनाक सूरत हाल में, फ़र्ज़ कर लीजिए कि कोई खातून है जो प्रेग्नेंट हो रही हैं और उनके फर्स्ट टाइमेस्टर चल रहा है, और उसने वो कंटेमिनेटेड दवा आपकी खानी शुरू कर दी और वो मुस्तकिल खाती इसकी तो प्रोटोकॉल क्या होना? एक बात तो मैं ये भी बताता अच्छा डॉक्टर साहब, मैं गुस्ताखी माफ, ये जब मेडिसिन बनती है इसका सरकार का चेक नहीं होता कि इस किस्म की कोई मिस्टेक ना और लोगों की जिंदगी से ना खेले? कोई ना कोई महकमा तो होगा, अदारा बनाया होगा हुकूमत ने। जी, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान की जो इंस्पेक्टरेट डिवीज़न है, उसकी जिम्मेदारी है कि मैन्युफैक्चरिंग साइट में 3 बातों को यकीनी बनाए। पहला कि कोई आलूदगी एक दवा में नहीं हो, दूसरा कोई आपस में दवाएं घुल मिल ना जाएं, गुटमुट ना हो जाएं, मिक्सअप ना हो जाएं, और तीसरा दवाएं बार बार हर बार एक जैसी बने, पूरे शेल्फ लाइफ में वो एक जैसा बर्ताव करें, अपना वादा पूरा करें, अपना दावा पूरा करें। और यही वजह है पाकिस्तान में जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस है, आपकी कंपनी की जो क्वालिटी है, जो सवाल बनता है, वो यही वजह है। अगर आप ये तीनों बातें पूरी कर लेंगे तो दुनिया भर में आपकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की वाह होगी और आपकी दवा अमेरिका, यूरोप के शेल्फ में अवेलेबल होगी। अच्छा काई साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं एक खबर आपको देना चाहता हूँ। अहम शख्सियत की फैक्ट्री ये हमारे निगरान जो वजीर हैं सेहत के, उनकी अहलिया की फैक्ट्री है, और उनकी अहलिया के जो मौक़िफ़ आया है वो भी हमारा देना फ़र्ज़ बनता है। उन्होंने कहा है जी कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसकी अब इसका क्या होना चाहिए, क्यों ऐसा हम इसको करें? मैं कहा साहब, डॉक्टर अबैद साहब आपकी मौजूद में फ़ायदा, निगरान वज़ीर साहब की अहलिया की है, तो क्या वजारत से रेगुलेटर अथॉरिटी ज़्यादा ओपन है, अपनी मर्जी से उस फैक्ट्री में जा सकती है? जो क्या पाकिस्तान में जो भी निज़ाम चल रहा है, देखिए, ये ताकतवर आदमी की हो या कमज़ोर आदमी की हो, इसके पास एक अपना शऊरी लेवल होना चाहिए इंसानों से मोहब्बत करने का। अगर आपकी दवा में आलूदगी मिल गई है तो आप तो अपनी तमाम मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को रोक दें कि ये आलूदगी आई कहाँ से है। ये ड्रग सब्सटेंस से आई है, खाम माल से आई है, आपके बनने के दौरान आई है, इंसानों से आई है, हवा से आई है, मशीनों से आई है, सफाई के निज़ाम से आई है, कितनी आई है? क्योंकि आलूदगी तो तमाम दवाओं में इक्वल नहीं जाएगी। आपकी अगर 5 लाख टैबलेट का बैच है और जिस टैबलेट को पकड़ा गया उसमें पैरास्टामोल की आलूदगी मिली, तो किसी और में कोई और आलूदगी होगी, और पैरास्टामोल में किसी और की आलूदगी होगी। तो आप तो सब चीज़ों को रोककर पहले, मेरे ख्याल में भट्टी साहब ये पूछना चाहते हैं कि इसके मार्केट होने से पहले क्या कोई ऐसी रिजीम है कि चेक करी और इसे ये रिकॉल करनी पड़ी, भाई जब ये दवा पहुंच गई थी और पता नहीं कितने लोगों ने खरीदी या नहीं खरीदी, मगर इससे पहले डॉक्टर साहब मैं आसान सवाल कर रहा हूं, फैक्ट्री से निकलने से पहले कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि उसको मुकम्मल चेक किया जाए कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई इससे पहले कि कोई पेशेंट इसे इस्तेमाल करे? ये पूरा निज़ाम मौजूद है, उस निज़ाम को हम मानते नहीं ना, जब भी तो हमारी दवाओं की क्वालिटी जो है सब पर सवालिया निशान है। निज़ाम तो पूरा मौजूद है कि निकलने से पहले तो दूर की बात है सर। नहीं, ये ना मानने का क्या मतलब है? ना मानने का क्या मतलब है कि हम कहां पे कुताही कर रहे हैं? देखिए, आपकी जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस है ना, आप पूछ लीजिए इस कंपनी को, जो भी कंपनी है, इस पे टोटल इंस्पेक्शंस कितनी हुई हैं, इनकी इंस्पेक्शंस रिपोर्ट कहाँ है, किसने बताया कि इनकी दवाएं जो बन रही हैं उसमें कंटेमिनेशन नहीं होगा, किससे इंस्पेक्शन कराई, उसकी क्वालिटी क्या है, उस आदमी की अहलियत क्या है, उसकी रिपोर्ट्स कहाँ पर हैं, जरा रिपोर्ट्स पब्लिक की जाए ना, तब अंदाजा होगा कि आपने उस कंपनी में गए हैं, इतने घंटे सर्व किया है, इस तरह असेस किया है, फिर कहा है कि आप दवा बनाने के अहल हैं, और इतनी अहम दवाएँ जो इंसानों को नुकसान पहुँचा सकती हैं आलूदगी की सूरत में, वो आपने उनको बनाने की इजाज़त दी हुई है। डॉक्टर साहब एक सवाल, डॉक्टर साहब गुजारिश है, मैं चंद दिन पहले से कुछ 15-20 मेडिकल स्टोरों पे गए हूँ, वो कहते हैं अब 80% लोग आते हैं, इतनी मेडिसिन महंगी हो गई है कि मेडिसिन लेने की बजाय दुहाई दे के हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। तो क्या पाकिस्तान में मेडिसिन इतनी महंगी, ऊपर से जाली, कोई बेहतर और कम कीमतों में बन सकती है मेडिसिन? काजी साहब, ख़ास बात तो ये होता है कि आपको ये लोग बैठते और हम इस मौजू पे गुफ्तगू करके आपको बताते हैं। देखिए, दुनिया भर में जब भी जेनेरिक दवा आती है कीमतें 90% तक कम हो जाती हैं। ये अजीब अनोखा मुल्क है जहाँ पर कीमतें बढ़ जाती हैं। जब भी जेनेरिक दवा आई है अमेरिका में और दूसरे ममालिक में कीमतें कम होती हैं, जेनेरिक आती इसीलिए।
हमारे मुल्क में मुस्तकिल आप कीमतें बढ़ाते हैं, दुनिया में कीमतें कम होती हैं। पता नहीं, मेरे समझ में मैं एक तारुफ करवा दूं, वक्त कम है नाजरीन। ये जो डॉक्टर उबैद साहब हमसे बात करें, जब ये चीफ ड्रग इंस्पेक्टर थे तो उन्होंने एक टीका रोका, एक दवाई रोकी थी जो बाहर की कंपनी ने यहाँ से बनवाई थी, और इन्होंने लिखा, इनका लेटर मैंने टीवी पे चलाया था, और उसकी पादाश में आज तक ये अपनी नौकरी पे वापस नहीं जा सके। तो ये भी एक कमेंट है इस बात पे कि इन्होंने वो कौन सी था आपने लेटर लिखा ताकि लोगों के लिए तो आसानी हो, लोगों को पता तो चले क्या हो रहा है। मैं आपकी मोहब्बत का शुक्रगुजार हूँ। लेटर तो एक नहीं, कम से कम सैकड़ों लिखे हैं लेटर, और सारे लेटर जो हैं सरकारी दस्तावेजात में मौजूद महफूज हैं। और उनमें सिर्फ एक तो पता था काजी साहब को, इसलिए ये आप जिक्र कर रहे हैं। ऐसे कई मामलात हैं, एक मामलात नहीं है। और यही वजह आप देखिए ना कि पाकिस्तानी अद्वियात दुनिया के किसी आखिरी सवाल, जाली मेडिसिन बनती है उसकी हुकूमत या किसी बैरून मुल्क की जिम्मेदारी है? कौन रोकेगा अगर कहीं जाली मेडिसिन बन रही है और मेयार के मुताबिक नहीं बन रही? 30 सेकंड। देखिए, अगर मैं चीफ हूं तो मेरी जिम्मेदारी है, वरना मैं चीफ नहीं रहूंगा। अगर मैं कंट्रोल नहीं कर सकता तो मैं खुदाफिज कह दूंगा, और कंट्रोल करने के लिए जो है वो अहलियत मांगूंगा। बहुत शुक्रिया। मुझे बड़ा अफसोस है कि वक्त की दीवार सामने ना जाती, मगर क्विकली ये कि ये मौत बांटने वाला मामला है, इस पर जो सरकार को जो है इस पर शदीद जो है करना चाहिए, और तमाम दवाइयाँ चेक होनी चाहिए उस फैक्ट्री की जहाँ से ये मामला आया, ताकि लोग इलाज के नाम पे मौत। और फिर आखिर जाते हुए ये बात कि जो हमारे FBR के साबिक चीफ हैं, उन्होंने बताया कि 600 अरब रुपए के चेयरमैन FBR जो अब हैं वो बता रहे कि 600 अरब रुपए की करप्शन होती है। तो हुजूर आप और हम फिर किस चीज़ की तनख्वाह लेते हैं? ये था हमारा हफ्ते का आखिरी शो। इंशाल्लाह अगले हफ्ते भी मिलेंगे। भट्टी साहब, अपने नाजरीन के साथ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।